हाँ जी, ऑनलाइन वाले बच्चों को सभी को गुड मॉर्निंग। एक बार थम्स अप करेंगे। ऑनलाइन ऑनलाइन थम्स अप। वहाँ रख दूँ टेबल पे? यहाँ रख दूँ? चलिए क्लास नोट्स निकाल लें। अच्छा, अपन तो कल भी मिले थे ना? ओके, बढ़िया बढ़िया। कल होमवर्क किया कुछ? चलो अच्छी बात। चलो डीपीपी नंबर 2 निकाल लें एक बार। अच्छा, डीपीपी डिस्ट्रीब्यूट करानी है ना क्या? ठीक है, अभी करवाता हूँ। 1 2 3 नहीं मिली ना आपको? भी मिल गई 1 2 3। चलो हाँ जी, ले चलो अब शांत हो जाओ। डीपीपी नंबर 2 पर आएंगे। पहला कह रहा है, आप शांत हो जाएं। A small pin fixed on a table top is viewed from above at a distance of 50। ठीक है, बताओ पिन कितना रेज हो जाएगी। सोचो, पिन का रेज पूछा है, मतलब क्या पूछा है? शिफ्ट। अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो देखो, ये टेबल पे रखी पिन और पिन के ऊपर रख दिया आपने एक स्लैब, और आप यहां से देख रहे हो, आप देख रहे हो 50 सेंटीमीटर से। स्लैब की मोटाई है 15। आपसे पूछा है पिन का क्या बताओ? शिफ्ट। क्या पिन वहीं दिखेगी या थोड़ी ऊपर दिखेगी? जैसे कॉइन थोड़ा सा ऊपर दिखता है। अब शिफ्ट का फॉर्मूला D1 - 1 बाय D 15, म्यू 1.5 को 3/2 लिख दो। मजे की बात यह है, इस 50 सेंटीमीटर का नो यूज। और कोने में जरूर लिख लीजिए, एनसीईआरटी का प्रश्न है, ये खास बात है। कोने में जरूर लिख लें, एनसीईआरटी का प्रश्न है और 50 सेंटीमीटर का प्रश्न सॉल्यूशन में कोई यूज नहीं है। पेन चलाते रहें, कॉपी में लिखते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपी में लिखने में कोई समस्या नहीं है, कोई नोट्स चेक नहीं कर रहा। पेन चलता रहेगा, चीजें समझ में आती जाती हैं। दूसरा, माइक्रोस्कोप हो गया। क्या क्या कह रहा है? माइक्रोस्कोप इज नाउ रेज बाय 1। तो ये क्या दे रखा है? 1। क्या दे रखा है? शिफ्ट। याद है शिफ्ट का फॉर्मूला? D1 - 1 बाय शिफ्ट 1। म्यू कितना है? 4/3। तो बताइए D की वैल्यू कितनी आ गई? 4 से। तीसरा हो गया क्या? तीसरा। अब आते हैं चौथा भी रोक दीजिएगा। चौथा मैं आज पढ़ाऊंगा कॉची रिलेशन। कॉची पढ़ा दिया गया? अच्छा, वो बता दिया, रेड कम दिखेगा। ओ हो, तो बहुत ही अच्छा है। लीस्ट रेज रेड। एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ, कॉची पढ़ा दिया क्या? एक बार ऑनलाइन वाले बच्चे बताओ भाई, चैट बॉक्स में कॉची रिलेशन, कौन सा लेटर लीस्ट रेज दिखेगा? कौन सा लेटर लीस्ट रेज दिखेगा? आंसर क्या आएगा बताइए?
रेड। क्या ओके है क्या? चलिए अगला देखें, पांचवा अच्छा सवाल है, इसको क्लास नोट्स में जरूर बना लीजिए मेरे साथ साथ। और कैसे लिखना होता है देखो क्लास नोट्स में, ऐसे बस डीपीपी नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 5 कॉपी में लिखा हुआ रहेगा, वो सुरक्षित रहता है। डीपीपी को मेंटेन करें, फोल्डर बनाएं, जितना सिस्टमेटिक चलोगे ना भाई उतना फायदा है, जितना सिस्टमेटिक चलोगे उतना फायदा है। डीपीपी नंबर 2 पर आइए, पांचवा। अ लाइट रेस ट्रेवलिंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास जा रही है, ठीक है। द रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड, ये देखिए एयर से गई ग्लास में, अब उसने साफ बोला है रिफ्लेक्टेड, तो आपको रिफ्लेक्ट भी करना है, ये है रिफ्लेक्ट, और रिफ्रैक्ट भी करना है। क्वेश्चन बताएगा, आपको नहीं रटना, क्वेश्चन बता रहा है रिफ्लेक्ट भी हो रहा है और रिफ्रैक्ट भी, एंड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बहुत प्यारा सवाल है भाई, हर जगह मिलेगा ये आपको, हर जगह, इसलिए ध्यान से इसको तैयार करिए। सब लोग बोर्ड पे देखें, 3 कॉन्सेप्ट लगेंगे, 3, आपकी आपसी गप्पों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोर्ड पे देखना, सब लोग समझना। माना ये आई है, क्या ये भी आई होगा? पहला कॉन्सेप्ट, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। माना ये है आर। अब दूसरा कॉन्सेप्ट आ रहा है, ध्यान से देखना, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम, कौन कौन से? आई, 90, आर, तो 90 वहां भेज दो, आई प्लस आर 180 माइनस 90, आई प्लस आर 90, तो आर 90 माइनस आई। पहला कॉन्सेप्ट फिर से, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरा, स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगल का सम 180। अब लगाइए स्नेल लॉ, स्नेल लॉ, बोलिए ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल, नीचे का म्यू, नीचे का एंगल। क्वेश्चन 100, 150 बनाओगे ना तब जाके डर हटेगा। आप सोचो 10, 15, 20, 50 सवाल कर लेंगे और ऑप्टिक्स बढ़िया हो जाएगा, नहीं। मतलब ये दिमाग में बैठाइए, पहले तो 100 सवाल करूंगा, 100 करने से तो ऑप्टिक्स की पहले फील आएगी और फिर धीरे धीरे चीजों को और अच्छा बनाऊंगा। सवाल नहीं करूंगा, ऐसे ही बैठे रहोगे, साल भर निकल जाएगा। मैं सच कह रहा हूं, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि अपनी क्या सोच है, थ्योरी पढ़ा दो सर, सवाल करा दो सर। बेटा उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है डीपीपी मॉड्यूल। नहीं करोगे नहीं सब्जेक्ट आएगा, आप मान के चलिए। बैठे रहने से नहीं काम चलेगा। डीपीपी करिए, होमवर्क करिए, क्लास नोट्स तैयार करिए, तब जाके फिजिक्स में काम होगा। अब आर को पुट करिए, बताइए आर कितना है? 90 माइनस आई, तो 1 साइन आई म्यू, साइन आर की जगह 90 माइनस, तो साइन आई 90 माइनस आई, कॉस आई कहाँ? नीचे, तो साइन बटे कॉस 10 आई। बताइए क्या बात ओके है? देख लो। ऑनलाइन वाले बच्चों 5वां सवाल इंपॉर्टेंट लगा लेना भाई, 5वां सवाल काम का है। एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में बताओ ओके है क्या? क्लियर क्लियर। सेकंड क्वेश्चन, ऑनलाइन वाले बच्चे कह रहे हैं सेकंड,
सेकंड माइक्रोस्कोप का सवाल था, माइक्रोस्कोप का सवाल क्लास में बताया था, पानी बढ़ने से कॉइन कहाँ शिफ्ट हो जाता है, ऊपर, तो जितना कॉइन शिफ्ट होता है उतना ही तो माइक्रोस्कोप को शिफ्ट करना पड़ता है। क्लास नोट्स की हेडिंग माइक्रोस्कोप प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड। सही बात है, पूरी डीपीपी काम की है भाई। चलिए पांचवा हो गया क्या, पांचवा डन है। चलिए छठे पर आइए, छठा बना किसी से, छठा बताओ। वेसल में 2 लिक्विड भरे हुए हैं, एकदम याद आना चाहिए। 2 लिक्विड भरते ही पहले फोटो बनाएं, जितना लिख के काम करेंगे उतना मजा। आधा भरा हुआ है μ1 से, आधा भरा हुआ है μ2 से। कठिन सभी को लगते हैं न्यूमेरिकल, किसी से नहीं बनते भाई, प्रैक्टिस से ही बनते हैं, ये बात हमेशा याद रख। एपरेंट डेप्थ और पास वाले से कंपेयर करके परेशान मत हो। कारण क्या है उसका बताता हूं। तेरा तो आज पहला दिन है न्यूमेरिकल करते हुए, इसलिए तू फंस रहा है। पास वाले ने हो सकता है 15-20 दिन पहले पढ़ाई शुरू कर दी हो, तो उसका 20वां दिन चल रहा है, तो उसको देख के क्यों परेशान होता है। जब तेरा 20वां दिन आएगा तो तेरा भी टॉपिक अच्छा हो जाएगा। अपन पास वाले से देखकर फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, आप समझ ही नहीं पा रहे हो। आपने तो कल परसों शुरू करी है सीरियस, हो सकता है उसने तो 15 दिन पहले ही रे ऑप्टिक्स पढ़कर 100 सवाल निपटा लिए हो, तो उसकी प्रैक्टिस आपसे थोड़ी सी ज्यादा है। आपका पहला दिन है, आज आपको चमका है कि न्यूमेरिकल करने जरूरी हैं, नहीं पढ़ूंगा काम नहीं चलेगा। आप पास वाले से कंपेयर कर रहे हो, उसको तो 20 दिन पहले चमक गया था, वो तो 20 दिन से पढ़ रहा था, तो वो तो आपसे आगे है ना अभी। आप उससे क्यों कंपेयर करके फ्रस्ट्रेट हो रहे हो। आप ये समझो मेरे भी 15-20 दिन हो जाएंगे तो मुझे भी चीजें समझ में आने लग जाएंगी। सीधा खेल है प्रैक्टिस, और कोई शॉर्टकट नहीं है। जिस दिन आप ये बैठा लोगे मन में, उस दिन बात क्लियर है। कोई मोटिवेशनल वीडियो, कोई स्ट्रेटजी, कोई जुगाड़ कुछ काम नहीं करती। केवल काम करता है रफ कॉपी में सवाल घिसना। 10 बार गलत होगा, सबका होता है, प्रैक्टिस से सीखोगे। अब 2 लिक्विड आते ही तेरे फॉर्मूला आना चाहिए, d1/d2/, अब खुद करिए, d1 कितना x/2, d2 भी x/2, खुद करो कॉपी में करो। x/2 कॉमन ले लो, x/2 कॉमन ले लो, तो x/2 क्या ले लें, कॉमन, x/2 कॉमन, 1/μ1 + 1/μ2, एलसीएम बोलो, μ1 μ2, खत्म। कौन सा ऑप्शन, बताइए क्या हो क्या है। 7वां बहुत अच्छा सवाल है, इतना प्यारा सवाल है, 7वें को स्टार लगाइए। समझ में नहीं आता कि 7वां कह क्या रहा है। एक लाइन का सवाल है, पर बहुत ध्यान से देखना। 7वां मैं चित्र बना के बताता हूं और 2 से 3 बार समझा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। टू द फिश इन वाटर, कौन देख रहा है, फिश। अब जैसे ही फिश देखे आपको पता चलना चाहिए, फिश बर्ड को नहीं देखेगी। माना बर्ड की ऊंचाई h है, कहां से, सरफेस से, तो बर्ड की इमेज, ये कौन, बर्ड, ये कौन, इमेज। अब ध्यान से देखना, अ बर्ड इन एयर अपीयर्स एट 30, भाई ये 30 क्या है, बस यही सीखना है। 30 क्या है, कैसे पता चला,
वो कह रहा है बर्ड 30 पर अपीयर हो रही है, चिड़िया नहीं दिखती, चिड़िया की 30 क्या है, 30 म्यू एच है। खत्म। इतना आपको समझ में आना चाहिए। लैंग्वेज पढ़। अब तुम 250 बच्चे बैठे हो, तुम्हें एक एक बच्चे को पता है सर आपने इतनी बार बोल दिया चिड़िया एच पे होती है पर दिखती कहाँ है, म्यू एच पर ये लिखने को थोड़ी ना आएगा पेपर में। पेपर में तो सवाल आएगा और सवाल के लिए प्रैक्टिस चाहिए। अ बर्ड इन एयर अपीयर्स, अपीयर्स, अपीयर्स का मतलब क्या है, इमेज। तो बताओ म्यू एच के 30, म्यू कितना, तो 4h 90, h 45/2। बताइए, बहुत अच्छा सवाल। पूरी डीपीपी वापस लगा लीजिए, नुकसान तो है ही नहीं। आज कुछ बच्चों ने करी है, कुछ ने नहीं करी है, सब लोग वापस करो। जितनी बार करोगे उतनी ये बातें दिमाग में ऐसी फिट हो जाएंगी ना भाई, आपको मजा आएगा कि हाँ सर यार ये बातें एकदम समझ में आ गई। चलिए 8वां। अब प्रश्न पढ़ते ही समझ में आना चाहिए। एयर बबल वाला सवाल, एयर बबल वाला सवाल। अब एयर बबल वाला आते ही सर एक बार और समझा दो, भाई फिर से समझ ले, मुझे कोई दिक्कत थोड़ी ना है। मुझे पता है पहले 20-25 दिन बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कारण एक बार बच्चे का न्यूमेरिकल बनना शुरू हो जाए, उसका डर हटे। अगर मैं अभी से भगा दूंगा तो आप न्यूमेरिकल करोगे ही नहीं। मुझे पता है 1 महीना 1.5 महीने की बात है, एक बार बच्चा साइकिल बैठ जाए, उसका न्यूमेरिकल कर रहा है, डाउट पूछ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा ना, फिर आप साल भर आराम से करोगे। फिर मुझे सारे नहीं बताने पड़ेंगे, फिर मैं बताऊंगा केवल डाउट्स। अभी क्या कर रहा हूँ, एक एक करके दिखा रहा हूँ, ताकि आपको कॉन्फिडेंस आए कि मैंने घर पे भी किया वो भी बिल्कुल सही था। आजा वापस देख, जैसे ही आ जाए सवाल पढ़ते ही इतनी स्पीड हो, सवाल पढ़ते ही अच्छा एयर बबल, अरे सर ने सिखाया है एयर बबल, यहां से दूरी x, यहां से दूरी y, टोटल थिकनेस। तो पहला इक्वेशन x + y, जब एक तरफ से देखते हैं तो x पे नहीं, x/μ, दूसरी तरफ से देखते हैं तो y/μ। अब वो कह रहा है एक तरफ से देखने पर बताओ कहां दिख रही है, 6, तो 6 क्या है, x/μ 6। दूसरी तरफ से देखने पर 4, तो y/μ 4। तो यहां से x की वैल्यू 6μ, y की वैल्यू x और y पुट कर दो। इतना फास्ट करोगे ना, 6μ 4μ, l दे रखा है क्या, कितना, 15, 15/10, 1.5। अच्छा सवाल है। एक बार ऑनलाइन बताइए क्या ये सवाल बना, क्या थम्स अप करके बताइए। बताइए क्या बना, क्या क्वेश्चन। आगे बढ़े, चलिए 9 देखिए। 9 2 स्लैब आ रही हैं, 2 स्लैब। क्या 2 स्लैब आते ही याद है क्या, 2 स्लैब आते ही याद हुआ क्या, कैसे यह होगा याद करिए, t 1 - 1/t, याद आया, पहली स्लैब दूसरी स्लैब, t1 6, म्यू 3/2, t2 4, 2। अब इसमें क्या था, बच्चों का आंसर आ रहा है 4 और बच्चे फटाफट 4 टिक कर देते हैं, पर भाई साहब आंसर 4 नहीं है,
आप सवाल नहीं पढ़ते हो, ये जल्दबाजी होती है। सवाल कह रहा है रे बताओ फाइनली कहाँ मिलेंगी, अभी कहाँ मिल रही थी, अभी अभी मिल रही थी 14 पे। कल मैंने आपको बार बार समझाया था, स्लैब क्या करता है, शिफ्ट धक्का देता है इन द डायरेक्शन ऑफ लाइट। कहाँ जा रही है, आगे, तो धक्का भी कितने का, तो जो 14 पे मिल रही थी अब वो 18 पे मिलेगी। बच्चा जल्दबाजी में 4 टिक कर देता है और 4 ऑप्शन में भी होता है, बाद में पता चलता है -1 हो गया। सोचिए ना, सवाल को अच्छे से पढ़िए। उसने शिफ्ट नहीं पूछा, उसने पूछा रे कहाँ मिलेंगी, पहले कहाँ मिल रही थी 14 पे, स्लैब क्या करेगा, शिफ्ट कितने का, 4 का, अब 18 पे मिलेंगी। क्या बात ओके है? अच्छा सवाल था। अब आइए 10वां। कल मैंने आपको 2 बार बताया था, अब फिर सिखा देता हूं। सबसे अच्छा तरीका कितनी बार घटा दें, 2 बार। 2 बार शिफ्ट घटा दें, आंसर आ जाएगा। 10वां देख लीजिए, इसको करूं क्या आगे, दसवां देखें क्या कह रहा है, फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ फाइनल इमेज। आप सब लोग वापस देख लो भाई, ये दूरी 6, ये ऑब्जेक्ट 10 पे, ठीक है, म्यू कितना 3/2, सही है। चलो अब सब लोग बोर्ड पे देखें, सबसे पहले क्या निकाल लें, शिफ्ट। शिफ्ट बोलो, T1 - 1/T 6, म्यू 3/2, शिफ्ट 2। अभी बताओ ऑब्जेक्ट की मिरर से दूरी बताओ, 10 + 6 16। शिफ्ट कितनी बार घटा दो, कल पूरा सिखाया था आधा घंटा, 2 बार क्यों घटाते हैं, एक बार जाते समय और एक बार, तो आंसर 12 बिहाइंड द मिरर। बारह सेंटीमीटर बिहाइंड द मिरर, 2 बार घटेगा भाई। क्या बात ओके है क्या? कल का लेक्चर अपलोड हो जाएगा भाई, आज अपलोड हो जाएगा। कल संडे था तो जो टीम आईटी टीम है वो नहीं आई थी भाई, आज अपलोड होगा, ठीक है। क्या 10 ओके है क्या? 9 नंबर देख लीजिए, 9 समझ में आया किसी को? आंसर 4 आएगा या 18? क्यों? 4 का तो शिफ्ट है, तो जो पहले 14 पे मिल रही थी अब 4 का धक्का लग जाएगा तो कहां मिलेंगी, 18। 8th बताऊं वापिस, ये कौन सा था, 8th कौन सा है, ये बबल वाला, ये तो कर ही लिया है। एक तरफ से देखने पर x/μ, दूसरी तरफ से देखने पर y/, बार बार करके ये सब चीजें दिमाग में सेट हो जाती हैं। रिवीजन की पावर है और ये सब याद आता है। सबसे कम सिलेबस है अभी, 2 साल पहले केमिस्ट्री बायो के चैप्टर कम हुए हैं, 2008-2011 में भी कटौती हुई थी, इससे पहले तो बहुत सिलेबस था भाई, अभी सबसे मिनिमम सिलेबस पर है और इतना सब याद आ जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात। बस आपको थोड़ा सा रिवीजन पे मेहनत करनी, क्वेश्चन करने। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आगे आइए, क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए। 11 हुआ क्या,
बताइए पहले क्या निकालेंगे, शिफ्ट। हाँ जी, बिहाइंड द मिरर कल सिखाया था ना बेटा, पीछे बनती है, ऑब्जेक्ट सामने है तो इमेज कहाँ बनती है, पीछे। चलिए ये बताइए शिफ्ट कितना आया, किसी ने निकाला हो तो एक बार बताइए शिफ्ट कितना आया। क्या शिफ्ट 25 आ रहा है, याद आ रहा है, 35, 35 आ रहा है क्या, ठीक है। अब बताओ सारी स्लैब को हटाकर एक स्लैब कितने की बनेगी टोटल बताओ, 30, 20 और 15, 30, 20 और 15, देख लो। अब वो सेंटेंस कल भी बोला था फिर बोल रहा हूं, वो आपको याद नहीं हो रहा, आप मोबाइल में उलझे पड़े हो। तीनों स्लैब हटाकर एक स्लैब लगाओ, वो उतना ही शिफ्ट दे जो तीनों मिलकर देती हैं। तो बताओ इसका शिफ्ट 35 ही आना। शिफ्ट का फॉर्मूला टी 1 - 1 बाय टी, थिकनेस 65। इसको नीचे भेज दें, सात का पहाड़ा 5 का जाएगा, 5 सही है, इसको वहां ले आए। तेरह बटे 6, एक बच्चा 4, बताइए क्या ये बात ओके है क्या, 13/6 आ रहा है क्या भाई। ऑनलाइन आयुष कुमार, मोनू यादव, आदित्य, 13/6। अब आइए 12वें पर, 12वां भी बहुत अच्छा है, 12वां IIT एडवांस का क्वेश्चन है और एक लाइन का सवाल है, बहुत पुराना सवाल था पर एक लाइन का क्वेश्चन है। 12वां बना किसी से, देखें। अब वो कौन सी दो रे पैरेलल कह रहा है, AB और CD। अब देखना इसमें दो कॉन्सेप्ट लगेंगे। अगर दो पैरेलल हैं, जैसे मेरे दो हाथ पैरेलल हैं, ये भी पैरेलल, ये भी पैरेलल, ये पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है एंगल क्या बना रहे हैं, सेम। जितना ये एंगल बना रहा है उतना ये एंगल बना, तभी तो पैरेलल है। ये पैरेलल कहाँ है, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है, ये पैरेलल है। तो पैरेलल का मतलब बेसिक बात, दोनों का एंगल सेम। पहली बात ये समझ में आनी चाहिए। तो कह रहा है AB एंड CD आर पैरेलल, इसका मतलब दोनों का एंगल सेम है। अब लगाओ स्नेल लॉ, कहां कहां, सीधा यहां, सीधा यहां, ऐसे लगा सकते हैं क्या, क्यों, ऑल द सरफेसेस आर पैरेलल। चिल्लाइए यहां पर, μ1 sin थीटा, μ4, ये थीटा और थीटा सेम क्यों, ये थीटा और थीटा सेम क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है AB एंड CD आर पैरेलल। ये कटा, μ1 बराबर, बताइए
क्या बात ओके है? डीपीपी नंबर 2 देख लो। आज मेरे कहने पर एक बार पूरी वापस कर लो। 15 मिनट ही लगेंगे, आधा घंटा लगेगा, पर ये सारे कॉन्सेप्ट, क्यूब वाला सवाल, आइस बबल, माइक्रोस्कोप वाला सवाल, दो स्लैब, मिरर वाला सवाल, ये सब धीरे धीरे दिमाग में सेट होते जाएंगे। तो आज की नंबर डाल दो, डीपीपी नंबर 2, आज की डेट डाल दो और इसको एक बार और वापस करो। बताइए, ऑनलाइन डीपीपी नंबर 2 ऑल डन क्या? एक बार चैट में बता दो। आज का होमवर्क डीपीपी नंबर 2 थम्स अप कर दो। डीपीपी नंबर 2, चलिए शुरू करें पढ़ाई आगे। लिखें, क्लास नोट्स खोलें। मॉड्यूल अगले लेक्चर में करेंगे, थोड़ा पढ़ाई करते हैं। लिखें, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। लिखें, कंडीशंस फॉर TIR। लिखिए, पहला, जल्दी बराबर आइए। पहला, द रे must travel from denser to rarer medium, denser to rarer medium। दूसरा लिखिए, सेकंड पॉइंट लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस must be greater than critical angle, must be greater than critical angle। अब बहुत अच्छे समझना, बहुत आसान टॉपिक, 2 लेक्चर चलेगा और खूब सारे इस पे न्यूमेरिकल है, आराम से समझना, बहुत आसान। देखते जाइए, पॉन्ड है, पानी है, मतलब नीचे कौन सा मीडियम है? डेंसर, ये पानी। ऊपर एयर है, मतलब कौन सा मीडियम हो गया? रेयर। देखते जाइएगा आराम से, मन खुश करके। नीचे यहाँ एक बल्ब है, बल्ब मतलब सोर्स लाइट का। देखते जाइएगा, बल्ब से प्रकाश निकला, टक। बताइए कहाँ से कहाँ जा रहा है? डेंसर से रेयर, डेंसर से रेयर। कहाँ जाएगा? अवे, सीधा नहीं, अवे, ऐसा मुड़ जाएगा। जब भी किसी बाउंड्री पर होता है तो हमेशा 2 काम होते हैं, कुछ तो रिफ्रैक्ट होता है और कुछ एनर्जी टकरा के वापस आ जाती है, इसे बोलते हैं रिफ्लेक्ट। आराम से तीनों के नाम बोलिए और इमेजिनेशन लाइए, केवल नोट्स मत बनाइए, ये सब किताबों में ऑलरेडी लिखा हुआ है, सब अपने समझ में आएगा तब काम का है। पॉन्ड है, अंदर एक बल्ब है, बल्ब मतलब लाइट का सोर्स है, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। बोले तो एनर्जी कितने भागों में टूट गई? कुछ आर पार हो गई, उसे बोलते हैं रिफ्रैक्ट।
कुछ टकरा के वापस आ गई, रिफ्लेक्ट। अब आपने क्या किया, ये एंगल था θ1, आपने एंगल और बढ़ाया। सर कैसे बढ़ गया एंगल, सर बताइए सर। ये देखो, खुद देखना, आपको फील आएगी। ये एंगल कम था, क्या ये एंगल ज्यादा है? ज्यादा एंगल होगा तो बेंडिंग भी ज्यादा। पहले इतनी बेंडिंग हुई, फिर अगले में बेंडिंग और बढ़ी, फिर बेंडिंग और बढ़ी, और बेंडिंग होते होते भाई साहब ये रिफ्रैक्टेड लाइट एकदम 90 डिग्री पे हो गई। अभी भी दोनों पार्ट हो रहे हैं, कुछ एनर्जी अभी भी क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट। ये क्या है बताइए, रिफ्लेक्ट। ये क्या है, रिफ्रैक्ट। आप अभी भी नहीं रुके, आपने कहा भाई मैं तो और एंगल बढ़ाऊंगा, टक, ये देखिए एंगल बढ़ता जा रहा है। ध्यान से देखो, ये छोटा एंगल है, ये एंगल बढ़ा, ये एंगल, अब खुद तुक्का मारिए, एनर्जी ऊपर जा रही थी, रिफ्रैक्ट, इतना, फिर इतना, फिर इतना। अब बताइए अगला स्टेप क्या होगा, पूरा ही नीचे आ जाएगा। इसका मतलब भाई साहब 100% रिफ्लेक्शन हो गया, पूरी एनर्जी नीचे आ गई, 0% क्या हुआ। दैट्स वाई द वर्ड इज TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। शब्द सुनना, रिफ्लेक्शन तो यहां भी हो रहा था, रिफ्लेक्शन तो यहां भी हो रहा था, पर यहां दोनों काम हो रहे थे। ऊपर जा रहा था 40%, नीचे 60%, ऊपर अब हो गया 10%, नीचे 90%। अब ऊपर पूरी एनर्जी, दैट्स वाई द वर्ड इज कॉल्ड TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। क्या हर एंगल पे हो रहा है क्या? यहां तो नहीं हुआ, यहां भी नहीं हुआ, पर यहां एक इंपॉर्टेंट केस हुआ कि ये एनर्जी कैसी गई, 90 पर। कैसी गई? जब 90 पे जाती है तो उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं? कई बच्चों को कंफ्यूजन होता है, क्रिटिकल पे TIR हो गया क्या? क्रिटिकल पे TIR कहां हुआ? लाइट आई, बिल्कुल, रिफ्रैक्ट भी हुई, रिफ्लेक्ट भी हुई, क्या TIR हुआ क्या? तो क्रिटिकल पे TIR नहीं होता, TIR के लिए एंगल क्रिटिकल से भी ज्यादा होना चाहिए। ये कंफ्यूजन है कि बच्चे सोचते हैं क्रिटिकल पे TIR, ना, क्रिटिकल पे तो दोनों काम हो रहे हैं। TIR के लिए एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। सर आपने एक कंडीशन और लिखाई है, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेरर। ऐसा क्यों? देख कोशिश कर, डेंसर से रेरर बेंड हुई, डेंसर से रेरर बेंड हुई, डेंसर से रेरर बेंड हुई, डेंसर से रेरर बेंड हुई। अगर रेरर से डेंसर जाती ना तो टूवर्ड्स जाती। कहां जाती? ये टूवर्ड्स, 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 कभी भी वापस नीचे। वापस नीचे कब आएगी? जब वो नॉर्मल से अवे, अवे, अवे और वापस नीचे। तो बताइए पहली शर्त क्या आवश्यक है? द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम, और दूसरी शर्त बताइए, एंगल मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। यस और नो? नोट कर लीजिए। बना लीजिए। पांच मिनट लीजिए, सोच समझ के बनाइए। डायग्राम बनाने को नहीं आएगा, पर बातें यहीं से समझ में आएंगी कि डेंसर से रेरर क्यों जाना जरूरी है। मन में बोलिए, डेंसर से रेरर जाना क्यों जरूरी है? तभी तो हम नॉर्मल से क्या होंगे, अवे। हाँ जी, ऑनलाइन क्लियर है कि बेटा? ऑडियो वीडियो एक बार बता दो। सब ठीक है? कोई ग्लिच वगैरह
आवाज साफ आ रही है? आदित्य, रुद्र, निखत, सचिन, सब ओके? ठीक है। तो बताइए पहली शर्त क्या आई? द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर, और दूसरा एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अच्छा, ये बोलिए हर बार दोनों काम हो रहे हैं, रिफ्रैक्शन भी और, अच्छा टोटल शब्द क्यों आया? टोटल, टोटल का क्या मतलब है? अब 100% लाइट वापस आ गई, जबकि अब ऊपर कुछ भी नहीं गई। हीरे का चमकना, हीरे का चमकना TIR है। ऑप्टिकल फाइबर, जिससे हम अपना इंटरनेट चलाते हैं 5G, हाईवे पर चलते हैं तो सामने आगे पानी दिखता है, जबकि वहां कोई पानी नहीं होता, जिसे बोलते हैं मिराज। ये सब क्या है? TIR। हीरे का चमकना TIR, ऑप्टिकल फाइबर TIR। गर्मियों में हाईवे पर जब कार में जा रहे हैं तो आगे थोड़ी दूरी पर रोड पे दिखता है पानी है, जबकि वहां कोई पानी नहीं होता। आंखों का इल्यूजन है, ऑप्टिकल धोखा है, मिराज। ये पूछा जाता है ऑप्टिकल फाइबर किस फिनोमिना पे आधारित है? आंसर है TIR। TIR की दोनों शर्तें बोलिए। पहला, द रे मस्ट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। अभी डायग्राम से बनेगा, अभी सिर्फ ध्यान रखना है। क्या दो कंडीशन ओके? आगे बढ़े। अच्छा, क्रिटिकल एंगल पे TIR होता है क्या? क्रिटिकल एंगल पर लाइट 90 डिग्री पे जाती है, 90 डिग्री पे जाने को बोलते हैं ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस, इसे बोलते हैं रिफ्रैक्टेड लाइट। कितने पे गई? 90 पर। तो कभी कभार ग्रेजिंग शब्द आ जाए ना तो आपको परेशान नहीं होना है। ग्रेजिंग का मतलब होता है 90 डिग्री पर जाना। ग्रेजिंग इमरजेंस, बढ़ू। अब पढ़ते हैं क्रिटिकल एंगल क्या होता है। करूं नेक्स्ट कर दूं क्या? जल्दी आ जाओ। हो गया? लिखें क्रिटिकल एंगल। डेफिनेशन लिखिए, द एंगल ऑफ इंसिडेंस फॉर विच एंगल ऑफ refraction becomes 90 degree is called critical angle.
डायग्राम बनाइए, तो बार बार दिमाग में सेट करिए, अगर क्रिटिकल एंगल पे आओगे तो कितने डिग्री पर रिफ्रैक्शन होगा? 90। सेट कर लीजिए, जब जब क्रिटिकल एंगल पर आएंगे तब तब 90 डिग्री पे जाएंगे। क्रिटिकल एंगल की डेफिनेशन, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? 90 डिग्री। एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसके लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाए, उसे बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। चलिए स्नेल लॉ लगा के फॉर्मूला बताएंगे जल्दी से, बोलिए। नीचे का म्यू, नीचे का साइन, ऊपर का म्यू, ऊपर का साइन। देखिए, खुद लगाइए, पढ़िए घर जाके खूब, तभी चीजें समझ में आएंगी। फिजिक्स में सबको परेशानी है भाई, घिसना पड़ेगा रफ कॉपी। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। म्यू साइन थीटा सी 1, तो साइन थीटा सी बराबर 1/μ। ये पहला फॉर्मूला जो एनसीईआरटी में दे रखा है, क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी 1/μ। पर जरूरी नहीं है भाई हर बार दूसरी तरफ एयर हो। हाँ ये जरूरी है, रेयर होना चाहिए, पर ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि एयर ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो पास में दूसरा चित्र बनाइए, स्नेल लॉ से खुद कर सकते हैं। ये कहीं लिखा हुआ कि दूसरी तरफ हर बार एयर हो, रेयर होना चाहिए बस। खुद लगा के बताइए क्या आएगा आंसर। बोलिए। नीचे का म्यू, नीचे का एंगल, ऊपर का म्यू, ऊपर का एंगल। बोलिए। μ1 साइन थीटा सी बराबर μ2, तो साइन थीटा सी बराबर μ2/μ1। आराम से कर लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। अब यहां थोड़ी थोड़ी दिक्कत आ रही है सर, याद करना थोड़ा परेशानी देगा। μ2/μ1, कभी μ1/μ2 याद हो गया सर तो दिक्कत हो जाएगी। अब इसमें आप एक बढ़िया ट्रिक लगा के बच सकते हैं। डेंसर, डेंसर मतलब μ1, ज्यादा वाली वैल्यू हमेशा। ये तो फिजिक्स से पता चल रहा है, मैथ्स भी इस बात को सपोर्ट कर रही है। थोड़ा सा मैं डायग्राम बता रहा हूं, देखना। साइन थीटा सी ये है आपका μ2/μ1/μ2/μ1। आप मत लिखना सर, थोड़ा ना मैं परेशान हो रहा हूं, μ1/μ2 आएगा या μ2/μ1 आएगा, ऐसे में उलझ रहा हूं। मत उलझ। साइन की वैल्यू, अब गणित लगा, साइन की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होती है। 1 से कम है मतलब डिनोमिनेटर में हमेशा बड़ी वैल्यू ही आएगी, हमेशा। छोटी वैल्यू आ नहीं सकती। सोच क्यों, मान ले 2 और 3 है और तुझे चाहिए, तूने मान लो 2 नीचे लिख दिया, गड़बड़ हो जाएगा। 3/2 1.5, साइन की वैल्यू कभी 1 से ज्यादा। तो ये अपने आप में एक बहुत बढ़िया जुगाड़ आ गया। कभी भी क्रिटिकल एंगल निकालना हो, बड़ी वैल्यू कहां आएगी? हमेशा बड़ी वैल्यू नीचे,
कभी छोटी वैल्यू नीचे आ ही नहीं सकती। क्रॉस क्वेश्चन सोचो ना, अगर छोटी नीचे आ जाए तो क्या होगा, आंसर 1 से, और साइन की वैल्यू कभी 1 से बड़ी नहीं हो सकती। इसका मतलब सर मैं कैसे याद रखूं, साइन थीटा सी। सर मैं पीछे से याद करूं क्या सर, म्यू टू बाई म्यू वन। मत कर भाई, मत कर, सिर्फ ये ध्यान रख, बड़ी वैल्यू कहां, नीचे। कभी कभार वो म्यू नहीं देता, वेलोसिटी दे देता है। तो सोचो वेलोसिटी कैसे निकालेंगे, म्यू बराबर क्या होता है, म्यू वन, ये वन, ये वन, म्यू टू सी बाय वी टू। तो बताइए साइन थीटा सी, म्यू टू की जगह सी बाय वी टू, सी बाय वी वन, सी से सी कटा, वी वन बाय वी टू। अरे सर अब तो रटना भारी हो रहा है, क्यों बेटा, क्यों दिक्कत हो रही है, आप सर खुद बताओ। कभी टू ऊपर आ रहा था, कभी टू, मत रट, तू तो एक ही बात याद कर, बड़ी वैल्यू कहां आएगी, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे आएगी, बात खत्म। कभी कभार लैम्डा आ जाता है, पहले इतना नोट करिए, लास्ट स्लाइड लगाऊं, इसमें देखिए पहले, तो ये इतना अच्छा फंडा है ना, पेपर में भी चमक जाता है कि हाँ सर कुछ भी हो जाए, अपने तो बड़ी वैल्यू कहां रखनी है, नीचे। कोशिश करिए, काटा पीटा करिए, ऐसे सीख जाते हैं धीरे धीरे। आज फिर 10 क्वेश्चन मिलेंगे होमवर्क में। अब कभी कभार लैम्डा दे रखा होता है, कभी क्वेश्चन में लैम्डा गिवन होता है, तो बताइए लैम्डा कैसे लाऊं, एक फॉर्मूला होता है v का, v बराबर, तो v1 f लैम्डा 1, v2 f लैम्डा 2। कोई बताएगा f1 2 क्यों नहीं आया, f1 2 नहीं आएगा क्योंकि रिफ्रैक्शन के दौरान फ्रीक्वेंसी सेम। अब इसी फॉर्मूले को आगे बढ़ाइए, साइन थीटा सी v1 बाई v2, v1 की जगह लिख दें f लैम्डा 1, v2 की जगह लिख दें f लैम्डा 2, f से f कट गया, बताइए क्या बात ओके है। अब सर आप खुद देखो ना, कभी म्यू टू बाई म्यू वन, कभी v1 बाई v2, कभी लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2, फिर सर बॉटनी भी है सर, जूलॉजी भी याद करनी है, फिजिकल इनऑर्गेनिक वो अलग है सर, इतना सर कैसे पढ़ूंगा सर मैं, सब पढ़ लेगा, हिम्मत रख, पहले तो परेशान मत हुआ कर, छोटी छोटी बात को मेहनत करेगा सब तैयार होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, आईओसी, पीसी, ओसी हर साल सभी बच्चों के है, अपने भी है, पढ़ेंगे सब तैयार हो जाएगा। परेशान होगा कुछ भी नहीं होगा, पहले तो हिम्मत मजबूत कर, ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है केवल अपने के लिए। दूसरी बात, अब इन 3 फॉर्मूले को तुझे नहीं रटना, तुझे केवल एक फंडा याद करना है, क्रिटिकल एंगल निकालने के लिए केवल एक बात, बड़ी वैल्यू हमेशा, खत्म। चाहे वो लैम्डा हो, चाहे वो स्पीड हो, चाहे वो
वेवलेंथ हो। कुछ भी हो सकता है, क्वेश्चन में म्यू हो सकता है, क्वेश्चन में स्पीड हो सकती है, क्वेश्चन में वेवलेंथ हो सकती है। तीनों ही सवाल अपने मॉड्यूल डीपीपी में हैं। इस तरीके से याद कर। अब पिछले 2 स्लाइड सब बेकार हो गई। क्रिटिकल एंगल निकालने का एक सीधा फंडा, छोटी वैल्यू बटे बड़ी वैल्यू, अपॉन में कौन सी आएगी? बड़ी। प्रश्न में क्या क्या हो सकता है बताइए, क्या क्या हो सकता है? प्रश्न में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो सकता है, प्रश्न में स्पीड हो सकती है और वेवलेंथ हो सकती है। ये याद कर लेंगे तो इससे अपना काम चल जाएगा। क्या बात ओके है क्या? आज 4 क्लास हैं क्या? चलो बढ़िया है। अब धीरे धीरे आपको वापस उसमें ला रहे हैं पेस में। अब 3 क्लास अपन ने खूब पढ़ ली, अब धीरे धीरे 4 क्लास करेंगे और फिर पूरा पेस पे दौड़ना शुरू करेंगे। 5 तो संभव नहीं है क्योंकि फिर सेकंड शिफ्ट आ जाती है 2:15 बजे, है ना। चलिए, तो साइन थीटा सी ये समझ में आ गया, छोटी अपॉन बड़ी। क्या बात ओके? चलिए अब कुछ क्वेश्चंस करके देखते हैं। डीपीपी निकालिए, डीपीपी नंबर 3। 3 क्वेश्चन दे रहा हूं, खुद करके देखिए। डीपीपी नंबर 3 कॉपी में ही करिए, डीपीपी मत करिए, कॉपी में क्वेश्चन नंबर डालिए, कॉपी में करिए। कॉपी में करने से और काटा कूटा चलने दो, कोई नहीं कह रहा कि साफ सुथरा काम चाहिए, काटा कूटा चलने दीजिए। क्वेश्चन नंबर बोर्ड पर है। डीपीपी नंबर 3। ये मंगवाओ, 1 2 3 होगी। करिए, काटा कूटा चलने दीजिए, पेन चलेगा तभी काम होगा। हाँ जी, 5वां सवाल, जिसके आंसर आते जाएं टिक लगाता जाए, आगे बढ़ता जाए। ऑनलाइन वाले बच्चे 5वां क्वेश्चन करिए। डीपीपी का प्रिंट निकाल के रख लीजिए एडवांस में, 1 से 9 सभी का। हाँ जी, 3rd हुआ, बताइए। 2 और 2.5 है, बड़ा कौन? कौन बड़ा? 2.5। तो हमेशा ध्यान रखिए, बड़ी वैल्यू नीचे, बड़ी वैल्यू नीचे। तो 2 और 2.5 में बड़ा 2.5 और 2 कहाँ? ऊपर। ये कैंसिल, 2.5 का मतलब 5/2,
2 कहाँ जाएगा? ऊपर। तो साइन थीटा सी 4/5, तो थीटा सी साइन इनवर्स 4/5। देख लीजिए। पांचवा बताइए, एक 3/2 है और एक 4/3। अब बताओ बड़ा कौन? 3/2 होता है 1.5 और 4/3 1.3, तो बड़ा कौन? 1.5। एक ही फंडा है, बड़ी वैल्यू हमेशा नीचे। छोटी मतलब 4/3, 3/2, ये ऊपर जाएगा 8/9। तो थीटा सी साइन इनवर्स 8/9। बहुत आसान प्रश्न है, एक बार करेंगे ना धीरे धीरे डर हटता जाएगा। छठा देखिए, छठा 3,500 और 7,000 में बड़ा कौन? 7,000। हर बार ऐसा लिखें, जितनी बार लिखते हैं ना उतना इंप्रेशन दिमाग में जाता है। साइन थीटा सी बड़ी वैल्यू नीचे। देखो मैं बार बार इसलिए तो लिख रहा हूं क्योंकि आपको ये बात धीरे धीरे याद होती जाएगी। हर बार लिखा देख मैंने, ताकि जितनी बार लिखते हैं ना उतना वो दिमाग पे मजबूती से याद होता है। क्रिटिकल एंगल में हमेशा छोटी वैल्यू ऊपर, तो ऊपर कितना आएगा? 3,500। 7,000 ऊपर, नीचे कितना है? 3,500। कितना आएगा? 1/2। 1/2 कब होता है बताइए? 1/2 मतलब 30 डिग्री। तो क्रिटिकल एंगल कितना? 30। नहीं मिली? अरे 1 2 3 और लानी है। हाँ ले। चलिए, क्या बात, आगे बढ़ें क्या? ये ओके। चलिए तीसरा, पांचवा, छठा। दूसरा देखो, दूसरा क्या कह रहा है? कौन TIR है? अब आपको पता होना चाहिए, हीरे का चमकना TIR है, मिराज TIR, ऑप्टिकल फाइबर। पर ये जो अपरेंट डेप्थ है वो TIR नहीं है। वो क्या है पता है? रिफ्रैक्शन। जो पिछले 5 दिन से आप पढ़ रहे थे, कॉइन नहीं दिखता, कॉइन की इमेज, चिड़िया को मछली नहीं दिखती, मछली की, वो कौन है? रिफ्रैक्शन। तो वहां लिख लो, रियल और अपरेंट डेप्थ के आगे वो क्या है? रिफ्रैक्शन। वो TIR नहीं है। बाकी सब TIR है, परंतु रियल और अपरेंट डेप्थ TIR नहीं है। क्या बात ओके है? अब आता है पहला सवाल, बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहा है वो सुनिए। सर ये क्या लिखा हुआ है? अब पेयर ऑफ मीडिया, ये नहीं समझ में आ रहा सर। ऐसे ही धीरे धीरे चीजें समझ में आती हैं सर। ये सर थोड़ा सा सेंटेंस कठिन है। पेयर ऑफ मीडिया इन कांटेक्ट। अरे भाई तू खुद देख, इतने दिन से हम पढ़ रहे हैं, नीचे पानी है, ऊपर हवा है, ये 2 मीडियम है, इनका ये पेयर है और ये आपस में कांटेक्ट में है। तो ये कोई रॉकेट साइंस थोड़ी ना है, पर पहली बार पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ये देखो ना, ये बाहर एयर है, अंदर पानी है, और ये बाउंड्री है जहां पे हवा और पानी कांटेक्ट में है। यही तो बात है।
अब इसके लिए पूछा है, अगर आपका एंगल क्रिटिकल एंगल हो जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बताओ 90। कितना बेसिक सवाल है, याद सभी को है। क्रिटिकल एंगल पर आएंगे तो कितने पे जाएंगे, 90 पे। वहां पास में डायग्राम बना लो, वहीं छोटा सा डायग्राम बना लो डीपीपी नंबर 3 में, पहले सवाल में। तो बार बार बोलिए, क्रिटिकल एंगल पर आओगे तो कितने पे जाओगे, 90 पर। क्या बात ओके है? आगे बढ़े, जल्दी आ जाओ। चलूं क्या? चलिए अगला लिखिए, हेडिंग डालिए, सर्कल ऑफ विजन, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी। सर्कल ऑफ विजन, रेडियस ऑफ विजिबिलिटी। डायग्राम बना लें, हेडिंग डालिए, डायग्राम साथ साथ बनाएं। एक पॉन्ड है, ये 3 से 4 बार ऑल इंडिया लेवल पे पूछा गया है भाई। एक पॉन्ड है जिसमें पानी भरा हुआ है, नीचे नीचे एक बल्ब है, ये बल्ब है, बल्ब की जो डेप्थ है h दे रखी है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है, ऊपर एयर 1 है। अब बातों को सुनिएगा, समझिएगा, बना लीजिए चित्र। और पूरी कहानी सुननी जरूरी है, क्योंकि देखिए फॉर्मूला कोई नहीं पूछ रहा, डेरिवेशन कोई नहीं पूछ रहा। चलिए अब सब लोग बोर्ड पे देखें, बोर्ड पे देखें, सुने। पॉन्ड, पॉन्ड के अंदर बल्ब, बल्ब से क्या निकल रहा है, प्रकाश। बोर्ड पे देखना, बाद में बना लेना, बाद में बना लेना। बोर्ड पे देखिए, ये लाइट निकली, डेंसर से रेरर रिफ्रैक्ट हो गई, डेंसर से रेरर रिफ्रैक्ट हो गई, डेंसर से रेरर रिफ्रैक्ट। ये देखिए बेंडिंग बढ़ती जा रही है। बताइए एक बार एंगल कितना हो जाएगा, 90। बढ़ते बढ़ते कितना हो जाएगा, 90। पर इसके बाद अगर लाइट जाएगी तो उसका एंगल क्रिटिकल से बड़ा होते ही लाइट वापस नीचे आ जाएगी। आपको बहुत आसान लग रहा है, पर बात चीजें गजब है। आप सोचो, यहां आपने टॉर्च जलाई, सामान्यतः प्रकाश पानी से कहां जाना चाहिए, हवा में। ये देखिए हवा में गया, हवा में गया, हवा में गया, पर एक पर्टिकुलर एंगल के बाद वो हवा में जा ही नहीं रहा, वो वापस कहां आ रहा है। जबकि यहां पे कोई पत्थर नहीं है, यहां पे कोई मिरर, यही तो इंपॉर्टेंट है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई मिरर की तरह काम कर रहा है, जबकि यहां कोई मिरर थोड़ी ना है। लाइट क्या हो गई, एंगल क्रिटिकल से क्या हो गया, ज्यादा, उसके बाद वापस लाइट कहां आ रही है, नीचे। ये 2 किनारे हैं, इस किनारे के बाद अब बताइए लाइट वापस कहां आने लग गई, नीचे, वापस पानी में आने लग गई। इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। अगर आप बाहर से देखोगे पॉन्ड को, इमेजिन करो पॉन्ड है, आप बाहर से देख रहे हैं, तो पता है आपको पॉन्ड में से जो प्रकाश बाहर आता हो दिख रहा है, वो किसके रूप में दिखेगा, क्यों सर्कल, क्यों। ये 2 पॉइंट यहां दिख रहे हैं, ये 2 इधर थोड़ी ना, इधर भी है, इधर भी है, पीछे भी है, पीछे भी है, तो पूरा क्या बनेगा, एक सर्कल। दैट्स व्हाई टॉपिक का नाम क्या है, सर्कल ऑफ विजन। सर अब एक बात धीरे धीरे बताइए, फिर सुनिए एक एक स्टेप। इमेजिनेशन को लाइए, पॉन्ड, तालाब में पानी भरा हुआ है, तालाब के अंदर बल्ब, बल्ब से प्रकाश निकल रहा है। इमेजिन करिए आप तालाब के अंदर हैं,
आप टॉर्च लेके ऐसे ऐसे लाइट को बाहर फेंक रहे हैं, जब आपने ऐसे फेंका, ये देखिए लाइट कहाँ चली गई, हवा में। लाइट कहाँ चली गई, हवा में। सर ये क्या हो रहा है, ये बेंडिंग क्यों बढ़ रही है? क्योंकि एंगल क्या होता जा रहा है, बढ़ता। पहले आपने ऐसे फेंकी, फिर आपने ऐसे फेंकी, एंगल क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बेंडिंग बढ़ रही है। ये देखिए पहला डायग्राम आज का, ये देखिए पहला डायग्राम, ये देखिए लाइट ऐसे थी, फिर ऐसे गई, फिर ऐसे गई, फिर 90 पे गई और उसके बाद वापस नीचे आ गई। ऐसा लग रहा है कि लाइट वापस कहाँ चुकी है, नीचे, जबकि वहां कोई मिरर नहीं है, वहां कोई पत्थर भी नहीं है। मतलब लाइट ने क्या कर दिया, TIR। बताइए क्या क्या केवल प्रकाश इस सर्कल से ही बाहर नजर आएगा क्या? क्या इस सर्कल से ही बाहर नजर आएगा क्या? क्यों? इसके बाद क्या हो रहा है, इसके बाद क्या हो रहा है, TIR। अब ये वाली लाइट बाहर नहीं जाएगी, टकरा टकरा के कहां आएगी, नीचे। और इस सर्कल की जो रेडियस है, उस रेडियस को ही बोलते हैं रेडियस ऑफ विजिबिलिटी, और बोले सर्कल ऑफ विजन। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो आप सभी को याद भी है, R बराबर H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। स्नेल लॉ से इसको डिराइव कर सकते हैं, पर डेरिवेशन की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड एग्जाम देना नहीं है, तो सीधा हमें याद होना चाहिए। R क्या है, R रेडियस। अच्छा कभी कभार वो पूछता है एरिया बताइए, एरिया, क्या एरिया निकाल सकते हैं सर्कल का, क्या होगा, πr²। कभी कभार पूछता है डायमीटर बताइए, डायमीटर डबल कर देंगे 2r। देख लीजिए, तो इसे बोलते हैं सर्कल ऑफ विजन। थोड़ा इमेजिन करिए, पॉन्ड है, आप बाहर से देख रहे हैं, आप बाहर से देखेंगे ना तो आपको जो लाइट आ रही है वो एक सर्कल के रूप में बाहर आएगी, सर्कल के एरिया से, सर्कुलर एरिया से प्रकाश बाहर आता हुआ नजर आएगा। बोलिए क्या ये बात ओके है? सबके साथ खेलो। आर क्या है, बोलो आर रेडियस, आर रेडियस, एच बल्ब की हाइट, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। DPP 1 2 3 मैंने कल डिस्ट्रीब्यूट करवा दी थी। कुछ कई बच्चे जो कल नहीं आ पाए थे, एक बार हाथ खड़ा करें। 3-4 बच्चे थे, खड़े हो जाएं। वो कल जो एब्सेंट थे वो 3-4 बच्चे थे, वो अपनी जगह खड़े हो जाएं। जो कल की एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आ पाए थे। पास कर देना भाई आगे। और कोई हाथ ऊपर कर लो। और कोई गर्ल्स में, बॉयज में? DPP 1 2 3 ऑल ओके, ठीक है सबको? चलिए, तो भाई सर्कल ऑफ विजन, आर का फॉर्मूला बताइए, H अपॉन म्यू स्क्वायर माइनस 1। ध्यान देना, ऊपर एयर है, इसको भी स्टार लगा लेना। एक बार IIT में सवाल आया, भी मैंने माइनर में भी दिया था, ऊपर मीडियम था,
तो क्या लगाना पड़ेगा, काला जादू। बताओ कैसे, दोनों तरफ डिवाइड कर दोगे। ये बात दिमाग में बैठाओ कि ये जो फॉर्मूले आप डिराइव कर रहे हो, ज्यादातर एनसीईआरटी ने दूसरी तरफ क्या माना है, एयर। क्या बात ओके है क्या? आगे बढ़े, देख लीजिए सर्कल ऑफ विजन। आर का फॉर्मूला H अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर माइनस 1। म्यू क्या है, म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बढ़ूं आगे, चलिए इसी में लिखते हैं, अगला एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब ये एक एक लाइन के सवाल हैं। वेनसडे को भी ऐसे 5 सवाल और कराऊंगा, एक लाइन का क्वेश्चन है, पर वो चमकता नहीं है और धीरे धीरे प्रैक्टिस से चमकेगा। अब ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, डायग्राम बना लीजिए। जेई मेन में आया हुआ सवाल है, एक लाइन का क्वेश्चन है, और धीरे धीरे आपको ये बात दिमाग में बैठानी पड़ेगी। शुरू करूं क्या? एक बात को समझो, जैसे ये खिड़कियों में कांच लगे हुए हैं, आप यहां से लाइट डालिए, लाइट कांच को पार करते हुए कांच ले जाएगी हवा में। ये एक नॉर्मल बात है। अब नॉर्मल क्या है वो देखिए, ये लाइट आई, इन बातों को समझिए। लाइट हवा से कहां गई, प्रिज्म में। यहां से इसको कहां जाना चाहिए था, हवा में, पर ये हवा में नहीं गई। यहां पर क्या हो गया, TIR। क्वेश्चन में TIR लिखा हुआ थोड़ी ना आ रहा है भाई, तुझे सीखना चाहिए कि सर एक कॉमन बात बताइए। यहां से लाइट डालिए, लाइट, ये लाइट ही तो है, प्रकाश। कांच को पार करता हुआ वो कहां चला जाएगा, आर पार। पहले हवा से कांच में गया, फिर कांच से हवा में जाएगा। ये एक ऑब्वियस फिनोमिना है। यहां देखिए पंगेबाजी हो रही है, ये बात दिमाग में बैठाइए। हवा से कहां गए, प्रिज्म से वापस हवा में जाना चाहिए था, पर लाइट क्या कर गई, TIR। कहां TIR हो रहा है, क्या इस पॉइंट पे TIR हो रहा है क्या? तो आपको लिखना चाहिए पॉइंट P पर TIR हो रहा है, पॉइंट P पे TIR हो रहा है। और TIR की एक ही शर्त है, क्या, एंगल ऑफ इंसिडेंस मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। समझिएगा, नहीं समझेंगे तो लेस देन ग्रेटर देन के साइन नहीं आएंगे। P पर TIR हो रहा है, इसका मतलब P पर एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना चाहिए। जल्दी से सोच के बताइए, P पर कितना एंगल दिख रहा है, 45। तो 45 डिग्री मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। कहीं आपको क्रिटिकल दिखाई नहीं दे रहा, आपको दिख क्या रहा है, 45। तो आपको लिखना है 45 थीटा C से बड़ा है। दोनों तरफ क्या ले लें, साइन।
तो बताओ क्या हो जाएगा, साइन 45 इज ग्रेटर देन साइन थीटा सी। आराम से तसल्ली से कर लीजिए। सर कौन सी बात नहीं समझ में आई सर मुझे, वापस देख। टी आई आर कहाँ पे हो रहा है बच्चे, पी पर। ओके गुरुजी, टी आई आर की शर्त बोल, एकदम कमर सीधी रख, कमर सीधी रख। टी आई आर की शर्त बोल, जिस बिंदु पे टी आई आर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। यहाँ का एंगल बता, 45 मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल। दोनों तरफ क्या ले लिया, साइन। अब हर बार तुम साइन थीटा सी पर अटकोगे तो तुम्हें कोने में आना चाहिए। साइन थीटा सी का एजी फंडा, छोटी वैल्यू बटे, एक तरफ 1 है एक तरफ म्यू, तो बता बड़ा कौन, म्यू। 1 सबसे छोटा होता है, 1 सबसे छोटा, तो बड़ा कौन, म्यू। छोटा कौन, 1। तुम हर बार क्रिटिकल एंगल पे फंसोगे, इसको एक बार कोने में आना पड़ेगा। अब बता साइन थीटा सी की वैल्यू कितनी, 1 बाय म्यू। इसकी जगह क्या रखेगा, 1 बाय म्यू। साइन 45 की जगह 1 बाय रूट 2। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, म्यू को 1 से करोगे म्यू ग्रेटर देन रूट 2, म्यू ग्रेटर देन रूट 2। एक बार और समझा दो सर, लास्ट के 2-3 स्टेप थोड़े कठिन लग रहे हैं, सीख लेते हैं। क्योंकि देखो रूट 2 लाना बहुत आसान है, बच्चे ले आते हैं रूट 2, 45 डिग्री रूट 2 आ गया। पर भाई ग्रेटर देन लेस देन ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन कितने प्यारे प्यारे हैं आप देखो, एक ग्रेटर देन रूट 2 और एक लेस देन रूट 2 है। अब सर ये वाली बात थोड़ी सी घसर पसर हो गई, एक बार फिर देख ले यार, दिक्कत क्या है, फिर से समझ। पहला बता, 45 थीटा सी से बड़ा, क्यों, कंडीशन बोल, जिस पॉइंट पे टी आई आर हो रहा है वहां का एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा होना। मेरी तरफ देख, मेरी तरफ, जिस पॉइंट पे टी आई आर हो रहा है वहां का एंगल क्रिटिकल से बड़ा होना। तो 45 थीटा सी से बड़ा, दोनों तरफ क्या लिया, ये साइन। अब हर बार कहां फंसोगे, क्रिटिकल पे, कोने में आना पड़ेगा। क्रिटिकल का तरीका, छोटी वैल्यू बटे बड़ी, छोटी में 1 बड़ी में म्यू। तो साइन थीटा सी कितना आ गया, 1 बाय म्यू। इसकी जगह 1 बाय म्यू, साइन 45 की जगह 1 बाय रूट, क्रॉस मल्टीप्लाई। बोलिए क्या बात ओके है, देख लीजिए अच्छे से। आगे बढ़ें क्या, अगले लेक्चर में से आगे बढ़ाऊंगा। अगले लेक्चर में केवल न्यूमेरिकल। आज होमवर्क है डीपीपी नंबर 2 वापस कर लें ताकि वो एकदम शानदार तैयार हो जानी चाहिए, और डीपीपी नंबर 3 अगले लेक्चर में कराऊंगा, और मॉड्यूल जरूर लेके आना। चलिए सभी को धन्यवाद।